हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस आर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोग आपको रेगुलरली क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपको रीजनिंग की क्लास, मैथ्स की क्लास, डीआई की क्लास, इंग्लिश की क्लास बहुत बेहतर से बेहतर प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। इंग्लिश में तो आपको वोकैब का पार्ट इतने अच्छे से कराया जा रहा है। अभी लास्ट आप क्लास ही देखेंगे तो टॉप 50 उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए हैं, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके कराए हैं। डीआई की बात करेंगे तो जितने तरह के ग्राफ बनते हैं उतने तरह के ग्राफ आपको, और अलग अलग उनका लेवल है, मतलब उनके टफ होने का लेवल, हर तरह के लेवल के उसमें हम ग्राफ लेके चल रहे हैं कि आपके पेपर में किसी भी तरह का आ जाए तो आपसे मिस ना हो। और अगर हम इंग्लिश पैसेज की बात करेंगे तो आपको विद इन सेकेंड्स आंसर निकालना सिखा रहे हैं कि किस तरह से आप बड़े बड़े पैसेज के आंसर्स बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। मैथ्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस करा रहे हैं और रीजनिंग के आपको पूरे हम क्लास ही प्रोवाइड करा रहे हैं। जो आपके 5-6 पोर्शन रीजनिंग में हैं उन पोर्शंस को करा रहे हैं, प्रैक्टिस उसकी भी स्टार्ट करेंगे। मैथ में हमने बोला था कि अभी प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके 5-6 क्लास, 5 हो भी चुके हैं क्लास, और इसके बाद आपको हम चैप्टर्स भी प्रोवाइड करा देंगे, जिसके लिए हमने कहा था मैटर हमारा तैयार हो चुका है। थोड़ा सा बिजी हो गए थे रीजनिंग वाले क्लासेज में और इंग्लिश वाले क्लासेज में, क्योंकि वो भी अपने आप में बड़े क्लास थे, यूनिक क्लास थे। ठीक है, ये सब कुछ चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी छूट रही है। वो हमारे एंड से तो हमें दिख नहीं रही है, क्योंकि हम तो अपना पूरा डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, कंटेंट के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे हैं और अपने पढ़ाने के तरीके में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरत रहे हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, जैसे कि हमें बहुत सारे लाखों लोग देख रहे हों। हम कभी नहीं सोचते कि इस वीडियो को मात्र 100, 200, 300 लोग देखेंगे या 1000 लोग देखेंगे। हम अपना वीडियो उसी शिद्दत के साथ बना रहे हैं कि इसको देखने वाले बहुत सारे हैं और इसका फायदा बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी आप लोगों में छूट रही है। हम ये नहीं कहेंगे कि जो नया आ रहा है, लेकिन जो रेगुलर हमारा व्यूअर है, जो रेगुलर वीडियोस देख रहा है, और ऐसे हैं, आप प्लेलिस्ट देखिए तो वहां पर आपको मिलेंगे कि ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जहां पर आपको व्यूअर्स ना मिले, और एक संख्या है अच्छी खासी। लेकिन हमें यह देखने को मिल रहा है कि उनकी तरफ से एक भी मोटिवेशन का काम नहीं किया जा रहा है, ना ही वो किसी प्रकार का कोई मैसेज करते हैं यानी कमेंट करते हैं, ना ही हमें लग रहा है कि वो हमारे जो पढ़ाए हुए कंटेंट को है वो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करते हैं। और रही बात सब्सक्राइब की, तो आज तक आप रिकॉर्ड देखिए पीछे के जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं, कहीं पर एक भी बार हमने आपको शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला है। रीजन इसके पीछे ये कि हम समझते हैं कि पढ़ने वाला, देखने वाला खुद इतना समझदार होता है कि अगर उसको सामने वाले की मेहनत दिख रही है कि ये बंदा कितनी हमारे लिए मेहनत कर रहा है और दिन रात एक किए हुए है हमें अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए, तो कम से कम हमसे जो बन पड़ रहा है वो तो इसके लिए कर ही सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि आपके कितने सारे सब्जेक्ट्स पे हम कितनी सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा हमें भी मिलना चाहिए, एक आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलना चाहिए। तो चीजें जब जुड़ती हैं तो अच्छा लगता है। हमें फील ही नहीं आ रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ना तो कोई कुछ कहने वाला है, ना ही कुछ कोई बताने वाला। वैसे भी रिकॉर्डेड कॉल है, रिकॉर्डेड क्लास है, कोई लाइव तो है नहीं कि हम आपसे इंटरेक्ट कर पाए। तो थोड़ा सा रहता ना कि हम बाद में ही देखते हैं कि कितने लोगों का रिस्पॉन्स आया है क्लास को देखने के बाद। हमें पूरा यकीन है कि रेगुलर वॉचर हैं, रेगुलर व्यूअर हैं इन क्लासेस को देखने वाले, लेकिन वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। ये क्लास लेने से पहले ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, हम पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं और अभी भी इस क्लास को भी पढ़ाएंगे। आपसे थोड़ी सी उम्मीद है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर चाहते हैं कि कोई अच्छी चीज आपको मिल रही है और ये आगे भी सही से जारी रहे, तो थोड़ा सा मोटिवेशन आप बढ़ाइए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कोई कमी है उसको हमें बताइए, कुछ नया चाहते हैं वो बताइए, ताकि हम चीजों में सुधार करें, कुछ बढ़ाएं कुछ घटाएं। बिल्कुल वन वे कम्युनिकेशन हमें लग रहा है कि बस हम ही हैं, जो हमारा मन होता है वो हम पढ़ा देते हैं, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। ठीक है, चलिए फिर भी अब आपका ज्यादा समय आज की वीडियो में नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ नए लोग भी होंगे तो वो कहेंगे ये क्या ही लीला अपनी सुनाने लगे, तो हमें इनकी लीला से क्या लेना देना, हम तो पढ़ने आए, हमें पढ़ाइए। तो ये एक मैथ का प्रैक्टिस सेट है, अच्छे से करा रहे हैं इसको, और जो मैथ के रेगुलर क्लास हमने बोले थे आपके नंबर सिस्टम से शुरू करने के लिए, वो आपका अब हम नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे। आज की क्लास प्रैक्टिस की ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम रीजनिंग में और इंग्लिश में बहुत सारा भी कर चुके हैं, तो एकदम से बहुत सारा हेक्टिक शेड्यूल हो गया। ठीक है, रातों में हमें रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं वीडियो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 42 है, उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम्स में
कि इस तरह से हमें रिलेशन दे दिया जाता है, दो संख्याएं उनका योग। तो माना कि संख्याएं x प्लस वाई हैं, तो हम x प्लस वाई को क्या कर देंगे 42 है। दो संख्याओं का योग 42 है, उनका गुणनफल 437 है और x इंटू वाई बराबर दिया है 437 दिया है। तब उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। उन संख्याओं का हमसे क्या पूछा जा रहा है, अंतर पूछा जा रहा है। इस सवाल को आप दो तरह से लगा सकते हो, एक तो इसको लगाने का बेसिक तरीका है और दूसरा तरीका शॉर्ट वाला। और शॉर्ट वाला तरीका लगभग हमेशा काम आ जाता है, यहां पर थोड़ा सा वो टफ रहेगा, बशर्ते तरीका वो ही सबसे अच्छा है, शॉर्ट वाला, ठीक है। और इस तरह के सवाल आते रहते हैं और उसका बिल्कुल देखने में वो ऐसे ही लगते हैं, या तो योग या तो अंतर दिया जाता है और उधर गुणनफल दिया जाता है, तो हमें आंसर निकालना होता है दूसरा वाला, ठीक है। दो संख्याओं का योग 42 है। अब देखिए, आप या तो इसमें क्या कर सकते हैं, संख्याएं अपने मन से एज्यूम कीजिए और रख के देखिए कि किन दो संख्याएं हम रखें जिनका योग 42 हो जाए और गुणनफल कितना हो जाए 437 हो जाए। तो अगर आप इसको रखोगे तो यहां पर ऐसी संख्याएं जो मिलेंगी, देखो ना तो 2 3 4 5 6 9 8 10 11 12 तक काटते चले जाओगे, किसी से भी ये संख्या नहीं कटेगी। आप काट के भी देख सकते हैं, क्योंकि किसी से कटती दिख नहीं रही है। सम से तो वो कटेगी नहीं, 3 से भी वो कटेगी नहीं, 6 से कटेगी नहीं, 9 से कटेगी नहीं, 10 से कटेगी नहीं, 5 किसी से नहीं कट रही। ये आगे जाते हैं तो ये कटेगी जाके 19 से। किससे कटेगी 19 से। और 19 से कटने के बाद अगली संख्या जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी 23। यानी ये संख्या दो संख्याओं का गुणनफल है, किसका 19 और 23 का। क्या 19 और 23 हमारी यहां पर शर्तों को पूरा करते हैं? आप एक जगह 19 रखिए और एक जगह 23 रखिए, जरा देखिए इनको जोड़ने के बाद क्या मिलता है। 9 और 3 12 और 2 1 3 1 4, कितना मिल रहा है 42। यानी हमारी कंडीशन ये फॉलो हो रही है। तो ये संख्याएं दो यही होंगी 23 और 19। इनका हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंस। यानी चाहे तो x माइनस वाई मान लीजिए, चाहे y माइनस x मान लीजिए, उससे कोई मतलब है नहीं। तो 23 से यानी बड़ी से छोटी ही घटाएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 4, और 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। हम एक बात पहले से बता रहे हैं कि यहां पर ये संख्या थोड़ी सी बड़ी आई है, लेकिन संख्या इतनी छोटी होती है कि आप आराम से गुणा कर लेंगे ऐसे ही बिना पेन उठाए, तो भी ये सवाल लग जाता है। ये इसका तरीका है जो हमें अप्लाई करना चाहिए एग्जाम में। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर ये तरीके दिमाग में ना आए तो फिर बेसिक तरीका इसका क्या बनता है, दो संख्याओं का योग। जो दो संख्याएं दी हैं यानी x प्लस वाई बराबर कर दीजिए आप 42, इसको आप एक समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं, और उनका गुणनफल यानी x इंटू वाई जो वहां दिया था कितना है 437। अब इनका हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है संख्याओं का। तो अंतर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, x माइनस वाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यही लिख देते हैं x माइनस वाई, लेकिन यहां पर आपको इसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट x माइनस वाई तो कोई निकालने का तरीका है ही नहीं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला ये भी इसका होता है। आप यही ना समझिए कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर केवल यही होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। अगर इस वाले फॉर्म को आपको बदलना है, क्योंकि आपको यहां तो कुछ दिया नहीं गया ऐसा, आपको दिया क्या गया है, x प्लस वाई दिया गया है और x इंटू वाई दिया गया है। तो हमें इस ऐसी कोई चीज रखनी है जो इस फॉर्म में हो। तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई और इसका भी आप कर दीजिए होल स्क्वायर। अब आप एक बात बताइए, जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या निकलेगा, इसका अभी हम सिर्फ ऐसे ही बता दे रहे हैं। अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोलोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy निकलेगा, जबकि इसका खोलोगे तो माइनस 2xy निकलेगा। इसीलिए इसमें क्या किया जाता है कि हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख देते हैं और इसमें माइनस 4xy अपनी तरफ से घटा देते हैं। जब माइनस 4xy घटाएंगे तो जो इसका वाला भी 2 प्लस 2xy होगा वो कट जाएगा और माइनस का 2xy फिर भी बच जाएगा। तो जो ये समीकरण खुल के ये बनना चाहिए वो यहां से बन जाएगा। आपके बात समझ में आई होगी। ये समीकरण खुलने ये फॉर्मूला खुलने के बाद जो ये बनना चाहिए वो इसको खोलने के बाद यही मान हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ऐसे सवाल हम लगवा चुके हैं पिछले के भी प्रैक्टिस में, तो आपको ये थोड़ी सी बात पता होनी चाहिए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई का मान वो दिया गया 42 और 42 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर माइनस 4xy, और यहीं पर 42 का आप वर्ग करेंगे तो 42 का वर्ग और माइनस 4 इंटू और गुणे में कितना है 437, ठीक है। और ये मान किसका चल रहा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर।
इनके जब आप वर्गमूल करेंगे और इनका गुणा करेंगे तो एक मान आएगा। अब आगे हम लगा नहीं रहे इसको क्योंकि एक तरह से लग चुका है सवाल। और इनका मान आएगा और वास्तव में मान कितना आएगा 16। इसके वर्ग से इसका वर्ग जब घटाएंगे तो मान कितना आएगा 16 आएगा। और वो किसका होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा। तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और हमें उत्तर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, ये बेसिक तरीका है, आपको बता दिया है। कोशिश करिए सवाल ऐसे लगाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार, बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि चुनाव वाला सवाल नहीं आया और आ भी गया। ये दो उम्मीदवार के बीच में हुए चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ये चीजें ध्यान रखने वाली है। उम्मीदवार कितने थे चुनाव में? कुल वैध वोटों का 55%। देखिए, कुल वैध वोटों का 55%। और आप भी समझते होंगे 100% जो वोट होते हैं वो वैध नहीं होते, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाते हैं। 55% प्राप्त करता है। ये कौन प्राप्त करता है? एक उम्मीदवार प्राप्त करता है। कितने? वैध मतों का 55%। 20% वोट जो होते हैं वो अवैध घोषित हो जाते हैं। बस यहीं से काम बन गया अपना। मान लीजिए अगर 100 थे कुल थे वोट, कुल वोट कितने थे? कुल वोट थे 100। तो यहां पर 20% अगर अवैध हो जाएंगे, 20% कैसे हो जाएंगे? अवैध हो जाएंगे। अवैध तो कितने बचेंगे? 80 बचेंगे। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं है? 20% जब अवैध हो जाएंगे तो कितने बचेंगे? 80 बचेंगे। ठीक है, अब 80 में ही जीतने वाले और हारने वाले को मिल रहे हैं। जीतने वाले को कुल वैध मतों का कितना मिल रहा है? 55%। यानी कि 80 का 55% मिल रहा है किसको? विनर को। जो विनर है उसको मिल रहा है इसका 55%। 80 का 55% निकालेंगे कैसे? 80 का 50% कितना होगा? 40। और 50% 40 होगा। 55 में भी 5% और बकाया है, 5%। 80 का 10% कितना होगा? 8। तो 5% कितना होगा? 4। तो कुल मिला के 55% कितना हो गया है? 44, है ना? डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। 80 का 50% 40 और 10% 8 होता है। और चाहिए कितना? 55 चाहिए, 60 तो चाहिए नहीं। तो 55 मतलब 4 जोड़ देंगे, 44 हो जाएगा। अब बताइए 80 में 44 अगर विनर को मिले हैं तो हारने वाले लूजर को कितने मिले होंगे? हारने वाले को कितने मिले होंगे? यानी कि 36 मिले होंगे। ये बात सबको समझ में आई होगी। अगर 44 इसे मिल रहे हैं तो इसको कितने मिले होंगे? 36। अब आप बताइए, अब यहां पर हमसे पूछा या दिया क्या जा रहा है? यदि वोटों का कुल संख्या वोटों को दी जा रही है 75, 100। अब आप ये सोचिए, क्या ये वैध मत दिए जा रहे हैं या कुल? तो कुल दिए जा रहे हैं। 7500 जो संख्या है वो 100 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं 100 का मान दिया जा रहा है कितने के बराबर? 7500 वोट के बराबर। जो हमने 100 माना था वो वास्तव में कितने वोट है? 7500। तो हमसे क्या पूछ रहे? दूसरे उम्मीदवार यानी हारने वाले को कितने मिले? तो यहीं से वही नियम लग जाता है। एक नियम 100 का मूल, 100 चीजों का मूल अगर 7500 है तो एक का कितना हो जाएगा? 7500 बटे 100 यानी 75। तो फिर 36 का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 36। जब इसको आप गुणा करोगे, काटोगे तो इसका मान आ जाएगा 2900। यानी हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं? 2900। अगर यहीं पर जीतने वाले के पूछ देता तो कितना निकालना पड़ता हम लोगों को? 44%। और अगर यहीं पर पूछ देता कि दोनों में कितने अंतर से हारे या जीते, तो 100 वाला तो 7500 आप करते ये तो करना ही पड़ता आपको। यानी और अगर आपसे अंतर पूछ देते तो देखिए यहां पर अंतर कितना है? 4 8% का। तो 8% अगर इसका आप निकाल लेते, 100 बराबर 7500, तो 8 बराबर जो मान आता। तो ये अगर पूछा जाता सवाल में कि दोनों में कितने का अंतर रहा वोटों का हारने जीतने में, तो वो वोटों का अंतर भी निकल आता। इस तरह से होता है कि सवाल को जब हम लेकर चलते हैं तो जो चीज दी जाती है उसको उसके बराबर कर देते हैं। और एक चीज, और 7500 ना देते, अगर इसके वोट देते थे तो भी इसके निकल आते, ये भी निकल आते, ये भी निकल आते, ये भी निकल आते, एक दूसरे से सब इंटर रिलेटेड है, निकल आते। ठीक है, आगे चलता है। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है। अगर किसी संख्या को 91 से हम भाग लगाते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 17 बचता है। ठीक है, छोटा बचता है, उस संख्या से तो छोटा बच ही रहा है। 91 से छोटा शेष कुछ भी बच सकता है। तो शेष जो बचा है, शेष फल बचा है, वो कितना बचा है? 17। और कब बचा है? जब हम 91 से भाग लगा रहे हैं, संख्या हमें बताई नहीं गई है। और ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत शेष वाला पूछा जाता है। उसी संख्या को अगर हम 13 से भाग लगाएं तो क्या बचेगा? तो कुछ नहीं है, जो शेष है उसमें आप 13 का लगा के देखिए, 13 और ही कम कर देगा। तो यहां पर आपको शेष क्या मिलेगा? 13 कम हो जाएगा तो कितना शेष मिलेगा? 4, है ना? 4 शेष आपका और मिल जाएगा अगर हम 13 से भाग लगाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर ये जो सवाल दिया हम दोबारा से इसको लिखे दे रहे हैं। 8/125
और इसकी पावर दी है 4/3। इसको हमें सरल करना है, तो बहुत सिंपल है इसको सरल करना। पहले तो देखिए ये जो 8 है और 125 है, और ऊपर तो ये कुछ देख लेते हैं, क्या नीचे का हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर की घातें कट जाएं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये 3 तो हम काट ही सकते हैं, और ऊपर की घातों में भी काटेंगे क्या? 3 ही को काटेंगे, 4 को काट के तो कोई फायदा मिलेगा नहीं। तो ये जो नीचे वाली इसी को हटाओ। तो अगर इनका हम क्या ले लें, घनमूल ले लें। भाई इसको अगर गौर से देखो तो ये क्या है, इधर देखिए आप 8/125 लिखा है, और अगर हम गौर से देखें तो एक घात चढ़ी है 1/3 और गुणे है -4। इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं। और किसी भी घात 1/3 का मतलब होता है उसका हम क्या निकालें, क्यूब रूट निकालें, यानी घनमूल निकालना है। ठीक है, तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, ऊपर का 2 हो जाएगा, और 125 का क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और घात क्या चढ़ जाएगी -4। अब किसी की घात अगर -4 हो, घातांक का चैप्टर जब पढ़ाएंगे तब इसको कायदे से बताएंगे। किसी की घात अगर -4 है या माइनस में है, तो हम उसको क्या कर दें, अंश को हर में कर दें और हर को अंश में कर दें। यानी हम कर सकते हैं 5/2, और हमारी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। जैसे कहीं लिखा हो 2 की पावर -1 लिखा हो, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, यानी +1 लिखो या ना लिखो, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2। -1 का मतलब होता है अगर उसे हम हर में करेंगे जाके तो घात पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको अंश को हर कर दिया, हर को अंश कर दिया। ठीक, अब तो हम इसको कर सकते हैं। 25 25 625 कितनी बार है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, 5। ठीक है ना, हाँ 25 25 125 25 125 25 625 कितना आ रहा है, 625 ऊपर आ रहा है, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 नीचे आ रहा है। तो कितना आ रहा है 625/16 जो इसका मान है, कहीं पर दिया है 625, सही आ रहा है ना। नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सही है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल सरलीकरण में आ जाएगा और लग जाएगा। अगला देखिए, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में ले लेता है। देखिए 36 से उसे भाग देना था, लेकिन उसने दे कितने से दिया है, और पहले ये देख लीजिए, ये है क्या, ये है भाजक। और भाजक जो सही वाला था, सही वाला भाजक था वो कितना था 36, और जो उसने कर दिया है यानी गलत वाला है वो कितना है 63। अंक उसके पलट गए हैं। 63 को भाजक के रूप में ले लेता है तो उत्तर 24 आता है। जब आपसे कहा जाए उत्तर, तो उत्तर का मतलब क्या होता है, भागफल। उत्तर का मतलब क्या होता है, भागफल, और कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है सही उत्तर बताइए, यानी सही भागफल, सही भागफल बताइए, है ना। लग गया सवाल। अब एक बात बताओ, संख्या तो हमें पता नहीं किसमें भाग लगाया जा रहा है, लेकिन हम संख्या निकाल तो सकते हैं। संख्या क्या होती है, भाज्य क्या होता है, जो भाजक है उसमें हम भागफल का गुणा कर दें, अगर शेष नहीं है तो जो भाज्य होती है वो क्या होती है, जो भाजक है में हम किसका गुणा कर दें, भागफल का। किसका गुणा कर दें, भागफल का गुणा कर दें, तो जो संख्या हमें मिलेगी वो भाज्य मिल जाएगी, यानी जिसमें भाग दिया गया वो संख्या मिल जाएगी। अगर शेष होता तो शेष इसमें जोड़ देते, इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, भाजक सही वाला 36 है, गलत वाला 63 है। भागफल गलत से जब लगाया, जब हमने गलत से लगाया तो भागफल 24 आया, तो संख्या निकाल सकते हैं। तो संख्या बराबर, संख्या क्या आ जाएगी, आप कहोगे 63 में और कितने का गुणा कर दीजिए, 24 का गुणा कर दीजिए, संख्या मिल जाएगी। लेकिन वो संख्या नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है हमें सही भागफल बताओ। तो सही भागफल कब मिलेगा, जब जिससे हमें भाग लगाना था उससे भाग हम लगाएंगे, तभी तो सही भागफल मिलेगा। यानी इसके आप बटे कर दीजिए, कितना 36 कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, सही भागफल मिल जाएगा। ठीक है, तो काट दीजिए। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, 21 दूना 42। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 42। ठीक है, समझ में आया होगा ये। तो पहले गलत से हमने संख्या निकाल ली और उसमें सही वाले का भाग लगा दिया, हमारा भागफल सही वाला निकल आया। ठीक है, अगला देखिए, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से, देखिए 5/3 से गुणा करने के स्थान पर सही क्या था, फिर से लिख लेते हैं। सही क्या था, किससे गुणा करना था, 5/3 से गुणा करना था, से गुणा करना था, ऐसे लिख दीजिए, से गुणा करना था, से गुणा करना था। सही है, 5/3 से गुणा करना था। गलत क्या कर दिया उसने, यानी त्रुटि क्या कर दी उसने, त्रुटि क्या कर दी है, उसको 3/5 से कर दिया। किससे कर दिया, से कर दिया।
और हमसे पूछा जा रहा है प्रतिशत त्रुटि। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रतिशत त्रुटि उसने कितने की है, कितने की उसने गलती की है। तो त्रुटि का यहां पर क्या पूछा जा रहा है, त्रुटि का प्रतिशत पूछा जा रहा है। देखिए त्रुटि का प्रतिशत जो जब भी पूछा जाए तो उसका मतलब है जितने की त्रुटि हुई है, जितने की त्रुटि हुई है बटे सही मान, बटे सही मान और गुणे 100। ये हम कर देते हैं तो हमारी प्रतिशत त्रुटि निकल आती है। ठीक है, इसको आप इस फॉर्म में समझिए या ना समझिए उससे कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा सवाल समझिए कि कैसे लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए अभी को बताइए, एक संख्या हमें पता हो तब तो हम निकाल पाए कि 5/3 से गुणा करें और फिर देखें क्या मान आ रहा है, फिर हम किससे गुणा करें, 3/5 से गुणा करें, तब हम देखें उन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, फिर हम उसको निकालें। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा अगर हम इसमें x मानते हैं कुछ भी करते हैं, बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आपको भी दिख रहा होगा यहाँ पर भिन्न दिए हैं और जहां पर भी भिन्न दी होती है वहां पर कैलकुलेशन करना कितना मुश्किल हो जाता है, उनको जोड़ना या घटाना। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है इसका, आसान तरीका है आप एक संख्या मान लो। क्या मान लो, एक संख्या मान लो। अब आप कहोगे अपने मन से तो हम x ही मान सकते हैं और क्या मान लें, एक संख्या मानो, इनके जो हर हैं इनका लासा मान लो, बहुत आराम रहेगा। देख लेना इनके हर क्या है, 3 है और 5 है, और 3 और 5 का लासा क्या होता है, 15। क्या होता है, 15। तो हम तो मान के चल रहे माना की संख्या 15 थी। हमने पहले ही बताया है प्रतिशत में संख्या मैटर नहीं करती है, आप कुछ भी संख्या मान सकते हैं, प्रतिशत आपका सही निकल के आएगा। तो हमने संख्या 15 मान ली। अब देखना आपकी पहली कंडीशन क्या कह रहा था, किसी संख्या को 5/3 से गुणा करना था, तो दो हम पहले यही सही केवल लिख लेते हैं। सही का प्रोसेस क्या होना चाहिए था, 15 में उसे गुणे करना चाहिए था 5/3, तो उसका उत्तर कितना आता, 15 5 25, उत्तर कितना आता, 25 उत्तर आता। ये ध्यान रखना कि 25 उत्तर था सही। लेकिन उसने गलत क्या किया है, ये देखिए जरा, उसने गलत किया है, 15 में उसने गुणा कर दिया 3/5 का। 5 से काटोगे तो 5 3 15, 3 3 का 9, उसका उत्तर कितना आ जाएगा, 9। अब आप भी देख रहे होंगे सही उत्तर 25 आना चाहिए था, गलत उत्तर 9 आया है। कितने की त्रुटि हुई है, कितने की त्रुटि हुई है, आप कहोगे त्रुटि हुई है 16 की। कमी या बढ़ोतरी कितने की हुई है, 16 की हुई है, वो भी कमी हुई है। हालांकि कमी पूछने की, कमी हुई है कि बढ़ा है उससे नहीं मतलब, उनको प्रतिशत चाहिए। तो जो त्रुटि हुई है वो कितने की हुई है, 16 की। 16 तो आपको पता है, किसी भी चीज का प्रतिशत निकालते हैं उसको तो ऊपर रखते हैं, लेकिन बेस में किसे रखेंगे, 9 को रखेंगे कि 25 को रखेंगे। त्रुटि हो या कुछ भी हो हमेशा सही मान पे निकाला जाता है। जिस तरह से लाभ हानि क्रय मूल्य पे निकाला जाता है उसी तरह से त्रुटि को भी जो आइडियल मान होना चाहिए था। भाई हमें गलती कैसे पता चलेगी, जब हम उसको सही के सापेक्ष तुलना करेंगे तभी तो गलती पता चलेगी ना कि गलती हुई कितनी है। अगर हम गलत को गलत के साथ ही कंपेयर कर देंगे तो हमें गलती पता ही कहां से चलेगी। तो बटे कितना करेंगे, 25, और प्रतिशत के लिए आप बहुत पहले से जानते हैं 100 का गुणा किया जाता है। ठीक है, तो यहां से मान कितना आ जाएगा, 25 चक्कू 100, 16 चक्कू 64, यानी उसने 64% की क्या कर दी है, गलती कर दी है, त्रुटि कर दी है। बहुत प्यारा सवाल है, आई थिंक आपको पहली बार में क्लियर हो गया होगा, हमें दोबारा समझाने की इसको जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए इसी तरह के बहुत बेहतर आपको सवाल मिलने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा आप हमारा भी ख्याल कीजिए, कुछ तो मोटिवेशन दीजिए ताकि हम क्लास को और अच्छे से कर पाए। हमें उम्मीद है इस क्लास को देखने के बाद कम से कम जो रेगुलर व्यूअर हमारे हैं वो कुछ ना कुछ रिस्पांस करेंगे और कहेंगे कि हाँ चीजें सर सही चल रही हैं, हम आपका पूरा सपोर्ट करते हैं चीजों को आगे बढ़ाने में और करने में। ठीक है, यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200, देखिए फिर से आराम से इसको आराम से लगा सकते हैं। 2/3 भाग का, आपको लग रहा होगा बहुत कठिन है, कुछ भी नहीं है। भाग का मूल्य 2/3 भाग का मूल्य कितना दे रहे हैं, 2200 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, 2200 है तो उसके 3/11, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा, भाग का मूल्य क्या होगा, ये तो हमसे पूछ रहा है। किसी चीज के 2/3 भाग का मूल्य दे रहा है, 3/11 का पूछ रहा है। आपके लिए तो बढ़िया है कि 2/3 बराबर 2200 करो, एक का मान आए, जो मान आए और उसका कितना निकाल लो, 3/11 निकाल दो, ये बहुत सही रहेगा। लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखिए जो भी चीज है वो है तो एक ही, वो अलग बात है उसको भिन्न में ऊपर अलग तरह से दे रहे नीचे। पहले तो क्या हम आपको लगा के दिखा दें सिंपल वाले तरीके से, तो चलिए पहले लगा के दिखा देते हैं, बाद में देखते हैं। 2/3 भाग का मूल्य इतने हैं, तो 2/3 भाग का मूल्य इतना है यानी 2200 है। तो ये मान दिया है 2 का, इससे हम क्या कहेंगे, ये 2 का मान दिया है, तो यानी कि 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 2 बराबर है ये, यानी कि 1 बराबर हो जाएगा 1100। कितना हो जाएगा, 1100। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा,
11 तिया 3300। तो जो मान आएगा वो कितना आएगा 3300। किसी भिन्न का 2/3 का मान अगर 2200 है तो पूरी भिन्न का मान यानी 3 का मान कितना आ जाएगा 3300 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें मूल पता चल गया, पूरा था गया तो उसके 3/11 भाग का मूल, और इसका हमें क्या करना है, इसी का अगर हम 3/11 कर देते हैं, 11 तिया 33, 3 का 9, तो मूल कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। 11/3 का 11/3 भाग का मूल कितना, सॉरी 3/11 भाग का मूल कितना आ जाएगा 900 रुपए। फिर से समझ लीजिए, 2/3 का दिया था, 2/3 का कितना मान दिया था 2200। यहां पर आपको भी पता है 2 का मान है 2200, तो 3 का मान हमें निकालना है 3300 आ जाएगा। कोई चीज 2 बराबर अगर 2200 है तो 3 बराबर 3300 हो जाएगी, यानी 1 बराबर 1100 रही होगी, तो 3300 मान आ गया। हमें पूरा मान उस संख्या उस चीज का प्राप्त हो गया जिसकी बात हो रही है, ठीक है, जिस सामान की बात हो रही है। अब हमें उसका कौन से भाग का निकालना, उसके 3/11 भाग का मूल निकालना है। तो जो 3300 निकला था, 3300 में आप 3 क्या कर दीजिए 11 कर दीजिए। इसको जब आप काटेंगे तो 3/11 का मान कितना आ जाएगा 900 रुपए। कोई दिक्कत आपको हुई नहीं होगी। लेकिन दूसरा तरीका और एक है इसको आसानी से सॉल्व करने का, और वो क्या है उसको भी देख लीजिए। आप इन दोनों भिन्नों को बराबर क्यों नहीं कर देते, इनके हर को बराबर क्यों नहीं कर देते। जब आप हर को बराबर कर देंगे तो ये भी लग जाएगा आराम से। देखिए यहाँ 2/3 है, यहाँ 3/11 है, तो ऊपर कितने का गुणा कर दें, यहां पर आप गुणा कर दीजिए 11 का और 11 का, और नीचे गुणा कर दीजिए 3 का और 3 का, तो ऊपर कितना हो जाएगा 22/33, और ये कितना हो जाएगा 9/11 तिया 33। एक भिन्न ये मिल गई, एक भिन्न ये मिल गई, हर दोनों के समान हो गए, यानी अब कोई दिक्कत नहीं है। 22 का मान 2200 है तो 9 का मान कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, है ना। 1 सेकेंड में लग जाएगा ऐसे भी। चलिए आगे देखते हैं। चीजें जब हम लोग मैथ्स लेके बैठते हैं तो चीजें ये देखते हैं कि कैसे सरलतम रूप में हो सकती है, उस पर प्रयोग करते हैं बहुत। तो देखते हैं कि सबसे सरल कौन सा तरीका हो सकता है किसी सवाल के लिए। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। अगर हम फादर की बात करें तो वो सन के मुकाबले 30 गुनी, सॉरी हम 3 गुनी बोल रहे हैं, वो 30 गुनी है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र से केवल, और अगर हम 18 वर्ष बाद कर ले यानी +18 ईयर बाद की बात करें तो कितनी गुनी रह जाएगी 3 गुनी। तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी रहेगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए सबसे आसान तरीका इसका है, और इसमें कोई बुराई नहीं है, आप इसको x मान के लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 30x माना कि इसकी 30x है और उसकी क्या हो जाएगी x। ये हो गई पिता की और ये हो गई पुत्र की। कितने वर्ष बाद, तो 18 इसमें जोड़ दीजिए, 18 इसमें जोड़ दीजिए, ये मान कितना हो जाता है 3/1। बस ये बन गया तो x का मान आ जाएगा। हम x बेसिकली वहां यूज नहीं करते हैं ज्यादातर जहां पर x का मान हमें समीकरण के रूप में ले जाता है, तब फिर दिक्कत हो जाती है। नॉर्मली x अगर बढ़ रहा है तो क्या ही दिक्कत हो रही है बताइए। 30x इसको 30 की जगह 30x इसकी उम्र मान लो, इसकी x मान लो, तो ऊपर पिता की नीचे बच्चे की, दोनों 18-18 साल बढ़ रहे हैं तो दोनों में 18-18 जोड़ दिया, तब इनका अनुपात हो जाता है 3:1, तो 3/1 ये पिता का और ये पुत्र का। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 30x + 18 = 3 का गुणा करिए, 3x + 18 तिया 54। 3x इधर है और 30x इधर है, तो कितना हो जाएगा 27x बराबर, और 18 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36। तो x का मान कितना आ जाएगा 36/27। ये आ गया x का मान 36/27। अब आपसे किसका पूछा जा रहा है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, और पिता की वर्तमान आयु कितनी थी बताइए 30x मानी थी हम लोगों ने, तो 36/27 में हम गुणा कर देंगे 30 का। जब 30 का गुणा करेंगे तो ये कट जाएगी, और कटने के बाद कितनी आएगी 9 तिया 27 और 9 चौक 36 और 3 दहामा 40। तो पिता की उम्र कितनी आ जाएगी 40 वर्ष आ जाएगी। इसको एक तरीका ये है लगाने का। दूसरा शॉर्ट तरीका है, जिनको आता होगा वो आराम से कर ले जाएंगे। इनका आपस में गुणा कीजिए 3 और इसका 30, यानी 30 - 3 बराबर कितने साल का अंतर हो रहा है 18। बस इसका जो डिफरेंस होता है उसका 18 में और गुणा कर देते हैं, और वो डिफरेंस कितने का है 3 और 1 में 2 का। तो यहाँ कितना हुआ 27 बराबर 18 दूनी 36, तो 1 बराबर 36/27। तो कितने का मान चाहिए, वर्तमान में पिता की उम्र चाहिए जो कि है 30। तो 30 जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा
40 वर्ष, है ना। सिंपल है। जो एज को इस तरह से लगाते हैं उनके लिए बिल्कुल 1 सेकेंड का खेल होता है। इसको इसमें गुणा, इसको इसमें गुणा करते हैं, 30 30 3 एकम 3, बचा कितना 27, बराबर किसके करते हैं, जितने साल का गैप होता है। बस ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पर अंतर है इन दोनों नीचे वाले रेशियो में तो उतने अंतर का गुणा और कर देते हैं। यहां से हमें कितने का मान मिल जाता है, 1 का मान मिल जाता है। आप चाहे इसका पूछे, चाहे इसका पूछे, चाहे किसी का भी पूछे, हम इस ऊपर वाले में किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और नीचे वाले का पूछेगा तो कितना 18 उसमें जोड़ देंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिससे 980 को गुणा करने पर, बहुत अच्छा सवाल है, वह कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिससे 980 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग मिल जाए। उनके कहने के हिसाब से कि 980 ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ एक तो दिया नहीं, हाँ 980 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 980 में हम किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जरा देख लेते हैं ये है क्या। आप इसके लिए देखोगे इसको तो बहुत सिंपल, अगर आपको लगता है कि हम किससे काटें तो 98 गुणे 10 कर दीजिए। इसको सिंपल लगने लगी देखने में। और इसको 98 को आपको पता है कितना हो जाएगा, 49, कितना हो जाएगा 49 में गुणे 2। तो ये हो गया 98 का काम खत्म हो गया। गुणे 10 को क्या कर सकते हैं, 2 में गुणे 5। अब आप देखोगे 49 तो वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 अकेला है। तो अगर एक 5 का गुणा हम अपनी तरफ से कर दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। वो कुछ भी बने जाके, हमें उससे नहीं मतलब है, लेकिन संख्या जोड़े में आ जाएंगे जब अंक तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्योंकि 49 तो वर्ग 7 7 49 है, 2 2 2 मिल गए तो ये भी वर्ग हो गया है। 5 नहीं था तो हमने 5 का गुणा कर दिया। अतः कितने का गुणा करना पड़ेगा इसमें, 5 का गुणा करने पर 980 जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आई थिंक ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो, कैसे पूर्णांक बताए गए, धनात्मक पूर्णांक बताए गए, और m माइनस n एक सम संख्या हो, ये ध्यान रखना, m और n एक m माइनस n एक सम संख्या हो तो m माइनस n हमेशा किसके द्वारा विभाजित होगी, ये पूछना है। तो माना अपनी तरफ से आप इसको एज्यूम कर लीजिए, माना m बराबर है 3 और n बराबर है 1, जैसा कहता जाए वैसा। क्या पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, 3 माइनस 1 यानी m माइनस n, 3 माइनस 1 बराबर कितना आ रहा है 2, तो सम मिल रहा है, ठीक है। तो हमेशा किससे विभाजित होगा। अच्छा एक चीज यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिखा है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर था ये, ठीक है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, वो सवाल में आया नहीं होगा स्क्वायर बनाते समय, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 और 1 एकम 1 बराबर 8। यानी ये जो भी संख्या होगी हमेशा किससे विभाजित होगी, 8 से ये विभाजित होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम अपनी तरफ से पूर्णांक मान लेंगे और उसको कंडीशन फॉलो करा लेंगे, ठीक है, रख के देख लेंगे। बहुत प्यारा सवाल, अगेन रेशियो का है लेकिन बहुत अच्छा है। ऊपर जो दिया है वो हम अलग लिखे दे रहे हैं, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 दिया है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, a प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान क्या होगा। जरा यहां पर देखिए, आपको अगर पता हो कि अगर कोई चीज a अपॉन बी बराबर b अपॉन सी बराबर सी अपॉन a अपॉन 3 बराबर b अपॉन 4 बराबर c अपॉन 7 दिया हो, तो यहां से अगर आपसे कोई पूछे a अनुपात b अनुपात c क्या है, या a और b c के मान क्या है क्रमशः, तो बस यही हो जाते हैं जो इनके बटे में होता है, यही इनके क्या हो जाते हैं, यही इनकी वैल्यू हो जाती है। जो रेशियो बनेगा वो 3:4:7 ही बनेगा। समझने के लिए इतना काफी है कि a के जब 3 हिस्से कर देते हैं तो वो c के 7वें हिस्से के बराबर होता है। आपके पैसे का तीसरा हिस्सा किसी के पैसे के 7वें हिस्से के बराबर है तो उसके पास पैसा ज्यादा है कि आपके पास, जाहिर सी बात है उसके पास पैसा ज्यादा है, तो इसीलिए आप देखोगे उसका मान भी ज्यादा है। एक मोटा मोटा तरीका होता है ये समझने का। दूसरा आपने देखा होगा कभी कभी दिया होता है, जैसे इसी को देख लें, 3a बराबर दिया होता 4b बराबर दिया होता 7c, तब a अनुपात b अनुपात c क्या होता, a अनुपात b अनुपात c क्या होता, कैसे निकालते, तो आप इसको करते 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/7। इसका आप एलसीएम लेते, एक एलसीएम आता, काटते तो सबके अलग अलग आपको तीनों के मान मिलते, वही इनका रेशियो होता। ये होता है इस तरह के संख्याओं में अनुपात निकालने का। तो यहाँ पर एबीसी के मान हमें मिल गए, रख दीजिए 3 में धन 4 में धन 7 और पूरे के बटे 7, 4 3 7 7 14/7, तो कट जाएगा, ये कितना मान आ जाएगा 2। तो यानी कि ऊपर दिए हुए का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा। ठीक है। राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले। देखिए राजीव के साथ क्या होता है कि उसे किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और फिर क्या हुआ, वह 24 अंकों से पास हुआ है कि फेल हुआ है, अनुत्तीर्ण हो गया। यानी उसके 24, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -24, यानी कम रह गए उसके, है ना, कम रह गए, दैट मीन वो फेल हो गया। कितने अंकों से? 24 अंकों से। 24 अंकों से फेल हो गया। तथा अरविंद को, अगर हम अरविंद की बात करें, किसकी? तथा अरविंद को कितने मिलने? 45%, 45% मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हुआ। 26 अंकों से उत्तीर्ण होने का मतलब आप समझ रहे, +26 आए, मतलब 26 नंबर ज्यादा आए और पास हुआ। जो प्राप्तांक है उससे भी उसके 26 नंबर कैसे आए हैं? ज्यादा है। तो जरा देखिए इन दोनों के नंबरों में अंतर कितने का है। आपको ऐसे ना कर देना 26 में 24 घटा के 2 कर दो। एक चीज, एक इस तरह की अगर लाइन ड्रा है, इधर माइनस की संख्याएं हैं, इधर प्लस की संख्याएं हैं, इधर +1 है, +2 है, +3 है, -1 है, -2 है, -3 है। हम अगर कहें आपसे कि -3 और +3 के बीच कितने का गैप है, तो आप देखोगे 3 इधर 3 इधर, तो कितने का गैप हो जाएगा? 6। जो गैप हो जाएगा, जो दूरी हो जाएगी वो कितने की हो जाएगी? 6 की। उसी तरह से इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? दोनों जुड़ जाएंगे, 6 4 10 की 0 और 2 2 4 और 1 5, यानी 50। तो अंतर कितने का दोनों के बीच हो जाएगा? 50 का। 50 का अंतर किसमें है? मार्क्स में है, नंबरों में है। 50 का नंबरों में है। जरा प्रतिशत में भी देखो अंतर कितने का बन रहा है। अब यहां मत जोड़ देना, नहीं तो आप 45 में 20 65 कर दो, क्योंकि प्रतिशत में जो अंतर है वो मात्र कितने का है? 25% का अंतर है ना। ये 20% ला रहा है और फेल हो रहा है, ये 45% ला रहा है और पास हो रहा है। तो ये कितने ज्यादा ला रहा है? 25% ज्यादा ला रहा है। तो हम कह सकते हैं 25% बराबर 50 नंबर, तो 1% बराबर कितने नंबर हो जाएंगे? 2 मार्क्स हो जाएंगे। 1% बराबर 2 मार्क्स हो जाएंगे। अब देखो कितनी काम की चीज हम आपको बता रहे हैं। 1% का मान 1% का जो मान आया वो 2 मार्क्स आया, 2 नंबर आया। हमसे पूछा क्या जा रहा है? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है। हमसे पूर्णांक नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है जो पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए। अब एक बात बताओ, क्या आप कहीं से भी पास होने का प्रतिशत निकाल सकते हो? कैसे निकाल सकते हो? 1% आपको दिया है, आपको पता है क्या पास होने का परसेंट कितना है? आपको नहीं पता है। तो सिंपल सा मतलब है, इसके 20% आ रहे थे और ये फेल हो रहा था। कितने नंबरों से? 24 नंबरों से। तो इन 24 नंबरों को आप प्रतिशत में कन्वर्ट कर दीजिए। जब 2 नंबर बराबर है 1%, तो 24 नंबर बराबर कितने प्रतिशत हो जाएगा? आप ही बताओ जरा। 12 गुना, यानी 12%। ये बात सबको समझ में आई होगी, हमें पूरी उम्मीद है। जब 2 नंबर बराबर 1% है, तो 24 नंबर का हम प्रतिशत देख रहे हैं कितने का बढ़ रहा है। तो 24 नंबर बराबर, जब 12 गुना नंबर हो रहे हैं तो प्रतिशत भी, जब 12 गुना नंबर हो रहे हैं तो प्रतिशत भी 12 गुना हो जाएगा, यानी 12%। तो हम कह सकते हैं कि ये 24 नंबर या कितने से, या लिख सकते हैं या 12% से फेल हुआ है। कितने परसेंट से? 12%। तो जो पास होने का परसेंट था वो 20 में 12 क्या किया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा, और जोड़ने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 32%। कितने का? यानी कि पास होने के लिए जो नंबर चाहिए थे वो 32% थे। आंसर आपका बी हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो आई थिंक आपके क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। आज जितने सोचे थे उससे ज्यादा ही हो गए, 1-2। तो चलिए ठीक है, आपने क्लास एंजॉय किया होगा और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद भी आया होगा। आप हमसे जुड़ना चाहेंगे और लोगों को भी जोड़ना चाहेंगे। कोशिश कीजिए आपके दोस्त यार जो भी तैयारी कर रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें, फ़ायदा उठाएं क्लासेस का, क्योंकि मेहनत बहुत लग रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।